कुलदीप की बेटी सुदीक्षा जब अपनी मां को कहती है कि उसका पिता कुलदीप उस पर बुरी नजरें रखता है, तो उसकी मां गीता बहुत गुस्से में आ जाती है और एक बहुत ही बुरा फैसला ले लेती है। दोस्तों, आज की कहानी में आप जानिए, क्या सुदीक्षा का पिता कुलदीप उस पर सच में बुरी नजर रखता था या फिर यह एक बिल्कुल दुराभाव से प्रेरित था। दोस्तों, आज की कहानी बिल्कुल सनसनीखेज है, जहां पर एक बेटी अपने पिता पर आरोप लगाती है, बताती है अपनी मां को कि उसका पिता उस पर गंदी नीयत रख रखा है और उसके साथ में कभी भी गलत काम हो सकता है। तो सच्चाई जब आप सुनेंगे इस कहानी का, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और मैं आपके लिए हमेशा इसी तरह की सनसनीखेज कहानियां निरंतर अपने चैनल पे लाता रहता हूं, इसलिए आप हमारे चैनल जुर्म की कहानियां को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कुलदीप की पत्नी गीता पुलिस को दिए अपने बयानों में खुद बुरी तरह से फंस चुकी थी। उसने पुलिस को बताया कि जब वह सुबह उठी तो सीढ़ियों के दरवाजे की कुंडी उसने ही खोली थी। नीचे आई तो घर के मेन गेट के लॉक में अंदर से चाबी लगी थी और वह खुला हुआ था। पुलिस को संदेह हुआ तो अपनी नौकरी के चलते गीता को घर का काम निपटाकर जल्दी सोना होता था और सुबह जल्दी उठना पड़ता था। लेकिन उस दिन उठने में थोड़ी देर हो गई थी। अब उसके पास एक ही रास्ता था कि जल्दी से रसोई का काम निपटाए। काम भी कम नहीं था, सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर का खाना तक बनाना होता था। इस वजह से उसकी बेटी सुदीक्षा कॉलेज चली जाती थी, जो दोपहर के बाद घर लौटती थी। इसलिए उसका खाना बनाना जरूरी था। साथ ही यह भी उसे खुद को और पति कुलदीप को अपना लंच बॉक्स साथ लेकर जाना होता था। दरअसल 37 वर्षीय गीता पंजाबी भाषा की प्रोफेसर थी और पिछले 15 सालों से सिविल लाइन्स लुधियाना स्थित एक शिक्षण संस्थान में पढ़ाती थी। उसका पति कुलदीप रेलवे में बतौर इलेक्ट्रीशियन तैनात था। कुलदीप सुबह 8:30 बजे अपनी ड्यूटी पर चला जाता था और शाम को 5:30 बजे घर लौटता था। कुलदीप के चले जाने के बाद 9:30 बजे गीता भी अपने कॉलेज चली जाती थी, जबकि सुदीक्षा कॉलेज के लिए 10 बजे घर से निकलती थी। सबके जाने के बाद घर में कुलदीप का छोटा भाई हरदीप अकेला रह जाता था। हरदीप नगर निगम लुधियाना की पार्किंग के एक ठेकेदार के पास काम करता था। उसकी रात की ड्यूटी होती थी। वह अपने भाई भाभी के पास ही रहता था। हरदीप रात 8 बजे घर से ड्यूटी पर जाता था और सुबह 9 बजे लौटता था। काम से लौटकर वह दिन में घर पर ही सोता था। कुलदीप, उसकी पत्नी गीता, बेटी सुदीक्षा और हरदीप सहित 4 सदस्यों का यह परिवार लुधियाना के अजीत नगर, बकौली रोड, हैबोवाल के मकान नंबर 1751/21 एक की गली नंबर 3 में रहता था। कुलदीप के पिता राम मूर्ति की कुछ वर्ष पहले मौत हो चुकी थी। पिता की मौत के बाद कुलदीप ही घर का एकमात्र बड़ा सदस्य था। कुलदीप को मिलाकर परिवार में 3 कमाने वाले थे, सो घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उस दिन कुलदीप, गीता और सुदीक्षा घर से जाने की तैयारी कर रहे थे। अपने अपने हिसाब से सभी को जल्दी थी। गीता ने नाश्ता तैयार कर लिया था। उसने पति को आवाज दी, नाश्ता लग गया है, जल्दी आ जाइए, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। कुलदीप नाश्ते की टेबल पर आ गया और बैठ गया तो गीता ने उसे पराठे परोस दिए। कुलदीप नाश्ते करने लगा तो उसे बेटी का ध्यान आया। उसने गीता से पूछा, सुदीक्षा कहाँ है? अपने कमरे में होगी, तुम नाश्ता करो, पत्नी ने कहा। कुलदीप ने वहीं बैठे बैठे सुदीक्षा को आवाज देकर पुकारा, पर वह नहीं आई। कुलदीप ने 2-3 बार आवाज दी, पर सुदीक्षा के कमरे से कोई आवाज नहीं आई थी। गीता ने एक बार फिर टोका, तुम नाश्ता करो, वह आ जाएगी। पर कुलदीप को चैन नहीं आया, क्योंकि उसे सुबह का नाश्ता और रात का खाना पत्नी और बेटी के साथ खाना पसंद था। पत्नी के मना करने के बावजूद कुलदीप नाश्ता छोड़कर बेटी के कमरे में चले गए। सुदीक्षा के कमरे में जाकर उन्होंने देखा कि सुदीक्षा कानों में हेडफोन लगाए किसी से हंस हंस कर बात कर रही थी। यह देखकर कुलदीप को गुस्सा आ गया। उसने आगे बढ़कर देखा तो स्क्रीन पर तरुण का नाम था। तरुण उर्फ तेजपाल सिंह भाटी सुदीक्षा का बॉयफ्रेंड था। यह बात कुलदीप अच्छी तरह से जानता था। तरुण हंस बड़ा रोड पर पंजपीर के पास मेहर सिंह नगर में रहता था। तरुण उर्फ तेजपाल सिंह भाटी सुदीक्षा का बॉयफ्रेंड था। यह बात कुलदीप अच्छी तरह से जानता था। तरुण हंस बड़ा रोड पर
पंजपीर के पास मेहर सिंह नगर में रहता था। उसकी मेडिकल की दुकान थी। पिछले 3 सालों से सुदीक्षा और तरुण के प्रेम संबंध थे। कुलदीप शुरू से ही इन संबंधों का विरोध करता था। इसे लेकर उसने सुदीक्षा को कई बार फटकारा भी था। इतना ही नहीं, तरुण को लेकर बाप बेटी में कई बार कहासुनी भी हुई थी। फिर भी सुदीक्षा ने तरुण का साथ नहीं छोड़ा। कुलदीप उसे बार बार समझाता था कि फालतू के प्यार व्यार के चक्कर में न पड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन सुदीक्षा ने पिता की बात पर कभी नहीं मानी थी। वह खुद को आज़ाद मानती थी और आज़ाद ही रहना चाहती थी। अपनी ज़िंदगी में उससे किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं थी। तरुण के मामले में तो वह किसी की एक भी बात नहीं सुनती थी। फ़ोन की स्क्रीन पर तरुण का नंबर देखकर कुलदीप के तन बदन में आग लग चुकी थी। उसने डांटते हुए सुदीक्षा से कहा, 1000 बार मना किया है इस लफंगे से संबंध मत रखना, पर तुम मानती नहीं हो। क्या मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती, या सब कुछ जान समझ कर अनजान बनने का नाटक करती हो? सुदीक्षा के कमरे से पति के जोरदार से आवाज़ के बाद सुनकर गीता भी वहां आ चुकी थी। उसने भी बेटी को डांट कर चुप रहने के लिए कहा, लेकिन बाप बेटी के बीच फोन पर तरुण से बातचीत को लेकर कहासुनी चालू रही। इस बहस में दोनों में से कोई हारने को तैयार नहीं था। कुलदीप पिता होने का अधिकार समझकर बेटी को गलत राह पर जाने से रोक रहा था, जो अपनी जगह पर ठीक भी था। जब बच्चे अपना लक्ष्य भूलकर रास्ता भटकने लगते हैं तो पिता का कर्तव्य बन जाता है कि वह अपनी संतान को गलत राह पर जाने से रोके और अपनी समझ के अनुसार उसका सही मार्गदर्शन करे। यह कुलदीप कर रहा था। दूसरी ओर कोई तरुण को भला बुरा कहे यह सुदीक्षा को बर्दाश्त नहीं था। यही कारण था कि कुलदीप जब भी बेटी को समझाने की कोशिश करता तो वह हत्थे से उखड़ जाती थी। उसके साथ ही बाप बेटी के बीच तरुण को लेकर महाभारत शुरू हो जाती थी। तरुण के मामले में सुदीक्षा अपने पिता को अपना कट्टर दुश्मन मानती थी। उस दिन कहासुनी से शुरू हुई बात अचानक इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि गुस्से में कुलदीप ने सुदीक्षा के हाथों से मोबाइल छीनकर फर्श पर पटक दिया। इसके बाद वह गुस्से में नाश्ता किए बिना ही घर से निकल गया। खाने का टिफिन भी घर पर ही छोड़ दिया था। परिवार में किसी तीसरे का दखल जब हो जाता है ना दोस्तों, तो घर में कलह शुरू हो जाता है। वही यहाँ पे हो रहा था। कुलदीप के बिना कुछ खाए पिए घर से निकल जाने के बाद गीता और सुदीक्षा भी बिना नाश्ता किए अपने अपने कॉलेज चले गए थे। रात को कुलदीप ने एक बार फिर बेटी को प्यार से समझाने के लिए खाने की टेबल छत पर लगवाई। कुलदीप का भाई हरदीप खाना खाकर काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। गीता, सुदीक्षा और कुलदीप ने जब खाना शुरू किया तब हरदीप जा चुका था। माँ बाप और बेटी के बीच जो थोड़ा बहुत मनमुटाव था वह एक साथ खाना खाने से खत्म हो चुका था। खाना खाने के बाद कुलदीप नीचे अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। गीता और सुदीक्षा छत पर ही सो गई। यह बीती 19 जुलाई की बात है। अगली सुबह 20 जुलाई 2018 की सुबह 5:30 बजे उठकर गीता छत से नीचे आई। यह उसके रोज का नियम था। नित्य कर्म से निवृत्त होकर वह पति कुलदीप को जगाने उसके कमरे में जाने लगी। तभी अचानक उसकी नज़र खुले हुए मुख्य दरवाजे में पड़ी। मुख्य द्वार खुला हुआ था। वह तेजी से कुलदीप के कमरे की ओर लपकी। कमरे के भीतर का दृश्य देखकर उसकी आत्मा तक कांप उठी थी। सामने बेड पर खून से लथपथ कुलदीप की लाश पड़ी थी। गीता ने डर कर जोर से चिल्लाना शुरू किया। उसके रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोसी भी जमा हो गए। किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन कर सूचना दी कि अजीत नगर गली नंबर 3 के मकान नंबर 1715/21A में एक आदमी की हत्या हो गई है, जल्दी आइए। पुलिस कंट्रोल रूम ने जब यह सूचना सुनी तो संबंधित थाने हैवोबोल को दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी परमजीत सिंह अपने सहायक पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। सुबह का समय था। एक दिन अभी पूरी तरह से नहीं निकला था। इसके बावजूद वहां अपेक्षा से अधिक भीड़ जमा हो चुकी थी। जहां हत्या हुई थी वह 40 वर्षीय कुलदीप सिंह संघड़ उर्फ मोनू का था। हत्या भी उसी की हुई थी। थाना प्रभारी परमजीत सिंह ने घटनास्थल का मुआयना किया। कुलदीप की लाश कमरे में बेड पर पड़ी हुई थी। उसकी हत्या तेज धार हथियार से गला रेत कर दी गई थी। कटने पर गले से बहा खून पेट पर फैल चुका था। खून देखकर ऐसा लगता था जैसे कुलदीप की हत्या कुछ घंटे पहले ही की गई हो, क्योंकि खून का रंग अभी तक लाल था, काला नहीं हुआ था। घनी आबादी वाले उस मध्यम वर्गीय परिवारों की कॉलोनी के एक मकान में इस तरह हत्या हो जाना आश्चर्य की बात थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए परमजीत सिंह ने घटना की सूचना अपने उच्चाधिकारियों और क्राइम टीम को दे दी थी। सूचना मिलते ही लुधियाना पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल, एडीसीपी गुरप्रीत कौर पोरवाल, एसीपी गुरदीप सिंह, स्पेशल टास्क की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। डॉग स्क्वाड भी मौके पर बुला लिया गया था। सबने आते ही अपना अपना काम स्टार्ट कर दिया।
घटनास्थल से कुछ फिंगरप्रिंट भी उतारे गए थे। खोजी कुत्ते ज्यादा मदद नहीं कर पाए थे और मृतक के कमरे से निकलकर आंगन में चक्कर लगाने के बाद बाहर सड़क पर आकर रुक चुके थे। साथ साथ खाना खाकर अलग अलग सोए थे। थाना प्रभारी परमजीत सिंह को मृतक कुलदीप की 37 वर्षीय पत्नी गीता ने बताया कि कुलदीप ने रात को करीब 9:30 बजे मेरी और 17 वर्षीय बेटी सुदीक्षा के साथ छत पर खाना खाया था। खाना खाने के बाद लगभग 10 बजे वह नीचे अपने कमरे में सोने चले गए थे। बाद में मैं नीचे आकर घर का मुख्य दरवाजा बंद करके ताला लगाया था। फिर मैं छत पर बेटी के साथ सोने चली गई थी। रोज की तरह सुबह 5:30 बजे मैं छत से उतर कर नीचे आई तो मैंने कुलदीप के कमरे में उनकी लाश देखी। उस समय घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। यह देखकर मैं घबराकर शोर मचा दिया, जिससे आस पड़ोस के लोग जमा हो गए। उन्हीं में से किसी ने पुलिस को फोन किया होगा। मृतक कुलदीप के भाई हरदीप ने बताया कि वह रात के करीब 9:30 बजे अपने काम पर जा रहा था। तब भाई भाभी और सुदीक्षा छत पर बैठकर खाना खा रहे थे। सुबह 5:30 बजे मेरे दोस्त और पड़ोसी लाला ने फोन कर मुझे यह खबर दी। हरदीप ने यह भी बताया कि रात को रोजाना कुलदीप ही बाहर वाले मुख्य गेट का दरवाजा लगाया करते थे। उसने यह भी बताया कि कुलदीप को शराब पीने की आदत थी। अपनी ड्यूटी से आने के बाद वह सोने से पहले 1-2 घंटे तक घर पर बैठकर शराब पिया करते थे। हरदीप के अनुसार घर से उसके भाई की काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और 2 फोन भी गायब थे, जिनमें एक फोन ओप्पो कंपनी का था और दूसरा चाइनीज सेट था। मृतक की बेटी सुदीक्षा ने अपने बयान में सिर्फ इतना ही बताया था कि मां के रोने की आवाज सुनकर वह छत से नीचे आई थी। बहरहाल सब थाना प्रभारी ने मृतक कुलदीप के भाई हरदीप के बयानों के आधार पर कुलदीप की हत्या का मुकदमा भारतीय दंड विधान की संहिता 302, 120, 34 के अंतर्गत हत्यारे के खिलाफ दर्ज कर चुके थे। प्राथमिक कार्रवाई करके उन्होंने लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल लाइंस अस्पताल भेज दिया। इस हत्याकांड से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था और कानों कान इसकी खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। खुद को हाईटेक सिस्टम से लैस बताने वाली लुधियाना पुलिस ने घटनास्थल की हाईटेक तरीके से जांच की थी। पुलिस की पूरी टीम ने 1.5 से 2 घंटे में पूरे घटना स्थल की जांच की। अब तक जांच की पड़ताल में यह बात सामने आई थी कि कुलदीप के हत्यारे जो भी रहे वह थे जानने वाले, क्योंकि घटनास्थल से ऐसा कोई चिन्ह नहीं मिला था जिससे कि पता चलता कि हत्यारों के घर में प्रवेश करने के लिए कोई जोर जबरदस्ती की हो। संभवतः कुलदीप की हत्या में किसी नजदीकी का हाथ था। बहरहाल परमजीत सिंह ने आगामी तफ्तीश कर घटनास्थल के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की। मृतक की पत्नी गीता, बेटी सुदीक्षा और नजदीकी रिश्तेदारों के अलावा कुलदीप के दोस्तों और सहकर्मियों से भी पूछताछ की गई, लेकिन परमजीत सिंह का हाथ ऐसा कोई सबूत नहीं लगा था जिससे कुलदीप की हत्या को जोड़कर देखा जा सके। पूछताछ के दौरान पड़ोसी ने बताया कि कुलदीप और उसकी पत्नी गीता के बीच अक्सर झगड़ा होता था। इस बारे में जब गीता से पूछा गया तो उसने बताया कि कुलदीप अनुशासन प्रिय थे, लेकिन शाम को थोड़ा पीने के बाद और भी ज्यादा अनुशासित हो जाते थे। वह कभी कभी सुदीक्षा को ठीक से पढ़ने और अधिकारी बनने के लिए कहा करते थे, जिसे लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो जाती थी। बाहर से कौन और कैसे आया यह पता नहीं है। थाना प्रभारी परमजीत सिंह के लिए यह केस चुनौतीपूर्ण बन चुका था। उन्होंने एक बार फिर से घटनास्थल का अध्ययन शुरू किया। कत्ल के वक्त केवल मां बेटी ही घर पर थी। पुलिस को यह बात खटक रही थी कि आखिर कातिल घर में दाखिल कैसे हुआ, क्योंकि बिना फ्रेंडली एंट्री के घर में दाखिल होना संभव नहीं था। वारदात के वक्त मृतक कुलदीप का छोटा भाई हरदीप भी अपनी ड्यूटी पर जा चुका था। छानबीन में वह न केवल निर्दोष पाया गया, बल्कि उसके बयान ने पुलिस के शक की सुई मृतक की पत्नी गीता और बेटी की ओर ही घुमा दी थी। गीता ने बताया था कि खाना खाने के बाद उसने खुद मुख्य द्वार बंद किया था, जबकि हरदीप का कहना था कि मुख्य द्वार उसका भाई कुलदीप ही बंद करता था। सोने से पहले कुलदीप को 5-7 मिनट टहलने की आदत थी। टहलने के बाद मुख्य द्वार बंद करके चाबी कमरे में खूंटी के पास लटका देता था, ताकि सुबह गीता को चाबी ढूंढने में परेशानी न हो। सोचने वाली बात यह थी कि जब घर में 2 लोग मौजूद थे तो किसी तीसरे ने बाहर से आकर कुलदीप की हत्या कैसे कर दी। इसका मतलब घर का एक आदमी बाहर आने वाले से मिला हुआ था, या दोनों मिले हुए थे, अथवा दोनों ने ही मिलकर कुलदीप की हत्या की थी और मामले को लूटपाट का जामा पहनाने के लिए जो भी खिचड़ी पकी थी वह घर के अंदर ही पकी थी। यह बात जहन में आते ही परमजीत सिंह ने गीता और सुदीक्षा की पिछले 1 हफ्ते की कॉल डिटेल निकलवाई। कॉल डिटेल में एक ऐसा नंबर सामने आया जिस पर सुदीक्षा की बहुत लंबी लंबी बातचीत होती थी। कई कॉल्स तो घंटे भर से भी ज़्यादा की जाती थी और कई कॉल देर रात तक भी की जाती थी। यहाँ तक कि घटना वाली रात 19 जुलाई को थोड़े बहुत अंतराल में दोनों की उस समय तक बात होती रही थी, जिस समय कुलदीप की हत्या की जा रही थी। सोचने वाली बात यह थी कि क्या ऐसा संभव था कि नीचे वाले कमरे में लूटपाट के साथ किसी की हत्या की जा रही हो और ऊपर छत पर फोन पर बातें करने वाले को भनक तक न लगे। कोई खटका, कोई आहट सुनाई तो दी होगी। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि कोई ने बात नहीं सुनी। यह बात परमजीत सिंह को हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने तत्काल उस नंबर के मोबाइल की कॉल डिटेल चेक की
तो पुलिस के कान खड़े हो गए। थोड़ी सख्ती करने पर सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी। पुलिस ने सुदीक्षा के 21 वर्षीय प्रेमी तरुण और तेजपाल सिंह भाटी को हिरासत में ले लिया था, जो हम्बड़ा स्थित पंजपीर रोड के मेहर सिंह नगर का रहने वाला था। उसकी मेडिकल की शॉप थी। वह BA सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था। पूछताछ के दौरान तरुण ने बहुत चौंका देने वाला खुलासा करके पुलिस को हैरत में डाल चुका था। तरुण ने सब इंस्पेक्टर परमजीत सिंह को बताया कि कुलदीप की हत्या खुद सुदीक्षा ने 2.5 लाख रुपए देकर करवाई थी। पुलिस कमिश्नर लुधियाना व अन्य पुलिस उच्च अधिकारियों के समक्ष दिए गए तरुण के इस बयान के बाद कुलदीप की हत्या के अपराध में गीता और सुदीक्षा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दिन सुदीक्षा, उसके प्रेमी तरुण और मां गीता को कुलदीप की हत्या के इल्जाम में अदालत में पेश करके आगामी पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर ले लिया गया था। तरुण और सुदीक्षा की निशानदेही पर पुलिस ने उसका मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया, जो उसकी छत पर छिपा रखा था। साथ ही उसकी चुन्नी और खून से सना तौलिया भी मिल गया था, जो वारदात में इस्तेमाल हुआ था। तरुण और सुदीक्षा ने इस हत्याकांड में लिप्त 4 और लोगों के नाम बताए। हैवोपाल थाना प्रभारी परमजीत सिंह ने इन आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम बनाई, जिसमें हबंडा चौकी प्रभारी ASI मंजीत सिंह सिंघम, कांस्टेबल प्रकट सिंह, जतिंदर सिंह और जीतू कुमार को शामिल किया गया। इस टीम ने 25 जुलाई को बड़े नाटकीय ढंग से सागर गैंग के सरगना एवं कॉन्ट्रैक्ट किलर सागर उर्फ न्यूटन को उसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया था, जबकि इस मामले का 8वां आरोपी जसकरण अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। पकड़े गए आरोपियों की पहचान फील्डगंज के प्रेमनगर निवासी सागर ब्रह्मनिया, खुड्डू मोहल्ले के दीपक धालीवाल उर्फ दीपा, CMC के निकट रहने वाले विशाल जैकब के रूप में हुई। पकड़े गए आरोपी 18 से 21 साल के बीच के थे, जो कि 10वीं में पढ़ाई कर रहे थे। ये सभी आपस में दोस्त थे। सागर, विशाल और दीपक को राजपुरा रोड से काबू कर लिया गया, जबकि न्यूटन को ढोलेवाल चौक से पकड़ा गया था। पूछताछ में इन सभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल व लाल रंग की स्कूटी के अतिरिक्त मृतक की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, उसका पर्स, परिचय कार्ड व अन्य सामान बरामद हो चुका था, जबकि वारदात में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद करने के लिए इनका पुलिस रिमांड लेना पड़ा। रिमांड के दौरान की गई पूछताछ में कुलदीप की हत्या की जो कहानी सामने आई, वह खून के रिश्तों को तार तार और मर्यादाओं को गला घोटने वाली एक असभ्य और जिद्दी औरत की कहानी थी, जिसने अपने प्रेमी से रिश्ता रखने के लिए अपने पिता का खून बहा दिया था। कुलदीप अक्सर शराब पीकर नशे में गीता व सुदीक्षा से मारपीट करता था। इसकी वजह यह थी कि कुलदीप को बेटी और तरुण और तेजपाल के प्रेम संबंधों पर सख्त आपत्ति थी। वैसे तो उसे उन तमाम रिश्तों का ऐतराज था जो बेटी की पढ़ाई और उसके भविष्य में आड़े आता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी तेजपाल से मेल मिलाप रखे। उसने कई बार सुदीक्षा को मोबाइल पर बात करते हुए पकड़ लिया था और तैश में आकर बेटी का मोबाइल भी तोड़ दिया था, जबकि गीता इस मामले में बेटी की ऊंच नीच समझाने की जगह उल्टे उसी का साथ दिया करती थी। इसका नतीजा यह निकला कि सुदीक्षा अपनी मां की सह पाकर दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही थी और पिता पर हावी होने की कोशिश करने लगी थी, जो कुलदीप को कतई मौजूद नहीं था। इसलिए वह शराब पीने के बाद इस बात को लेकर पत्नी और बेटी से झगड़ा किया करता था। उधर सुदीक्षा अपने प्रेमी तरुण को किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं थी। वह हर समय अपने पिता को नीचा दिखाने के लिए उजराई बराती रहती थी। इस बीच सुदीक्षा ने अपने पिता के बारे में गीता से कहना शुरू कर दिया कि उसका शराबी पिता उस पर पूरी नजर रखता है, वह कभी भी उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा सकता है। पति की यह बात गीता को नागवार गुजरी और उसने अपने बिना विवेक से काम लिए बेटी की बातों पर विश्वास कर लिया और पति के कत्ल की साजिश रच डाली। अपने बयानों में सुदीक्षा ने बताया कि उसके तेजपाल के साथ पिछले 3 साल से प्रेम संबंध थे। तरुण की तरह सुदीक्षा भी प्राइवेट तौर पर BA कर रही थी। पिता को रास्ते से हटाने के लिए गीता ने तेजपाल से बात की। तीनों ने मिलकर 3 महीने पहले अप्रैल माह में योजना तैयार कर ली। इसके लिए हिस्ट्री सीटर से हत्या का सौदा तय हुआ था। सौदा कुलदीप की हत्या के लिए पहले तेजपाल ने बीड़ा उठाया था। बीते जून महीने की 18 तारीख को वह पूरी तैयारी के साथ कुलदीप की हत्या करने के लिए उसके घर आया था, लेकिन ऐन मौके पर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। फलस्वरूप योजना धरी की धरी रह गई। एक बार योजना नाकाम रहने पर गीता व सुदीक्षा ने तेजपाल के माध्यम से उसके दोस्त कुख्यात हिस्ट्री सीटर सागर सूद उर्फ न्यूटन से मिलकर कुलदीप की कत्ल करने की बातचीत की। फलस्वरूप कुलदीप की हत्या का सौदा 2.5 लाख रुपए में तय हो। सागर सूद LIG फ्लैट फेज 3 का रहने वाला था। उस पर लुधियाना के सराभा नगर थाना डिवीजन नंबर 6 में हत्या का प्रयास, मारपीट, चोरी और अन्य संगीन धाराओं में कई मामले दर्ज थे। आखिरी बार उसे हत्या का प्रयास के मामले में थाना सलेम टाबरी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में विशाल की सह अभियुक्त था। सागर बीते मई महीने में जेल से बाहर आया था। जून में उसने लुधियाना की एक युवती से प्रेम विवाह किया कर लिया था। उसके साथ चंडीगढ़ में रहने लगा था। तरुण ने उसकी पहले से ही दोस्ती
हो गई थी। नया नया विवाह हुआ था। न्यूटन को पैसे की सख्त जरूरत थी। यही सोचकर जब तरुण ने कुलदीप का कत्ल करने के लिए 2.5 लाख रुपए देने की बात कही तो वह तुरंत तैयार हो गया। तरुण ने उसे 6,000 रुपये एडवांस दिए थे। बाकी रकम काम करने के बाद देना तय हुआ था। साथ ही यह भी तय हुआ था कि कुलदीप को इस तरह मौत के घाट उतारा जाए ताकि उसकी मौत प्राकृतिक लगे। ऐसा इसलिए ताकि कुलदीप की मौत के बाद रेलवे की तरफ से मिलने वाले पैसा उसकी पत्नी गीता को मिल जाए। उसी पैसों में से सुपारी के शेष पैसे देना तय हुआ था। यह भी तय हुआ था कि कत्ल के बाद घर में जो भी पैसा और कीमती सामान होगा उसे कातिल अपने साथ ले जाएंगे। सागर कुलदीप की हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार हो गया और उसने हत्या के लिए फुल प्रूफ योजना तैयार कर ली थी। न्यूटन ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए अपने दोस्तों सागर ब्रह्मैया, दीपक धालीवाल उर्फ दीपा व विशाल जैकब को अपनी योजना में शामिल कर लिया। एडवांस 6,000 रुपये में से 800 रुपये उसने चंडीगढ़ से लुधियाना आने के लिए टैक्सी के लिए किराए पर खर्च कर दिए, जबकि 1,200 रुपये में लुधियाना बस अड्डे के पास अपनी नई पत्नी को होटल का कमरा किराए पर लेकर दिया था। इसके बाद एक वह और उसका दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर स्कूटी पर सवार होकर कुलदीप के घर पहुंच गया था। कुलदीप की जिंदगी की आखिरी रात आसपास घर होने के कारण न्यूटन पकड़े जाने का रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी। इसलिए उसने अपने दोस्तों को साथ मिलाया था। कुलदीप के घर का मुख्य द्वार गीता और सुदीक्षा ने पहले से ही खोल कर रख दिया था। जब ये लोग घर में दाखिल हुए तो कुलदीप बेडरूम में गहरी नींद में सो रहा था। न्यूटन और उसके साथियों ने कुलदीप को सोते वक्त दबोच लिया और उसका मुंह तौलिए से दबाकर गले से चुन्नी से घोट दिया था, जबकि 2 लोगों ने उसकी टांगों और बाजू को पकड़े हुए थे। इस बीच जब कुलदीप बेसुध हो गया तो जसकरण ने उसके दिल की धड़कनें चेक की तो चल रही थी। इस पर न्यूटन और विशाल ने साथ लाए तेजधार हथियारों से वार करके उसकी गर्दन काट दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद ये लोग कुलदीप का पर्स, जिसमें करीब 2,000 रुपये थे, उसका पहचान पत्र, कमरे में रखे 2 मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल लेकर भाग गए। कुलदीप का कत्ल करने के बाद सागर ने मोबाइल से इसकी सूचना तरुण को दे दी थी। तरुण ने मोबाइल पर यह बात सुदीक्षा को बता दी थी। योजना के अनुसार कुलदीप की हत्या होने की खबर मिलते ही दोनों माँ बेटी ने सबूत मिटाने की कोशिश की। वे छत से नीचे आई और खून से सने तौलिए व चुन्नी काले रंग की पॉलिथीन में डालकर पीछे के खाली प्लॉट में फेंक दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे बरामद कर लिया था। कुलदीप की पत्नी गीता पुलिस को दिए अपने बयान में बुरी तरह से फंस गई थी। उसने पुलिस को बताया था कि जब वह सुबह उठी तो सीढ़ियों पर लगे दरवाजे की कुंडी उसने ही खोली थी। जब वह नीचे आई तो घर के मेन गेट के लॉक में अंदर से चाबी लगी हुई थी और वह खुला हुआ था। इसी पर पुलिस को संदेह हुआ कि जब ऊपर से कोई नहीं आया तो मेन गेट का लॉक किसने खोला, जबकि कुलदीप का रूटीन था कि वह सोने से पहले मेन गेट लॉक करके चाबी की कुंडी को लगा देता। दोस्तों, मेरा कहानी कहने का उद्देश्य यह नहीं कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए। मेरा कहानी कहने का यह उद्देश्य होता है कि समाज में हो रही घटनाओं के प्रति आप सजग रहें, सचेत रहें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्राइम स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए सजग रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।